हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल की कमजोरी अब खुलकर सामने आ गई है। अपोजिशन लीडर याइर लैपिड का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद वे मुल्क के वजूद के बारे में बहुत खौफजदा हैं। नेतन्याहू कह चुके हैं कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ टकराव के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि इजराइल और ईरान की फौजी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल की हैसियत सिर्फ ऐसी है जैसे इराक ईरान जंग के दौरान उनके जरिए किया गया एक ऑपरेशन। हिजबुल्लाह का कहना है कि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए वो इजराइल के खिलाफ सबसे आगे रहेगा। इराक के कताइब हिजबुल्लाह और यमन के हूती अंसारुल्लाह भी फिलिस्तीनियों की सपोर्ट में खुलकर सामने आ चुके हैं। उधर सऊदी अरब और ईरान के बेहतर होते ताल्लुकात के दरमियान यमन जंग खत्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसा लगता है कि इस साल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद उल फित्र का त्योहार बड़ी खुशी लेकर आएगा। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान की फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा है कि इजराइल और ईरान की फौज के बीच कोई मुकाबला नहीं है। ईरान के लिए इजराइल की हैसियत सिर्फ इराक जंग के दौरान ईरान के जरिए किए गए एक ऑपरेशन के बराबर है। उनका कहना है कि इजरायली फौज जो वेस्टर्न मुल्कों के हथियारों और गोला बारूद पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, ईरान की फौज के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने इजरायली फौज के सरबराह के उस बयान को खारिज करते हुए ये बात कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल अमेरिकी सपोर्ट के बिना भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। मेजर जनरल मूसवी ने कल कहा कि इस तरह का बयान सिर्फ इजरायली फौज का मॉरल मजबूत करने और मुल्क की अंदरूनी हालत को ठीक करने के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी पहले से दोनों मुल्कों की फौजी सलाहियत के बारे में जानकारी रखता है वो अच्छी तरह जानता है कि इजरायली फौज की मौजूदा ताकत और साइज सिर्फ उन भरपूर फौजी ऑपरेशंस में से एक के बराबर है जो ईरान की फौज ने 1980 से 1988 के दौरान इराकी थोपी गई जंग के दौरान अंजाम दिए थे। ईरान की फौज के सरबराह ने आगे कहा कि ज़ायोनी हुकूमत जो डूब रही है और इसके गिरने के इशारे अब पहले के मुकाबले में ज्यादा साफ हैं, ईरान के लिए खतरे के तौर पर देखे जाने के लिए बहुत कमजोर है। इसके लीडर्स के कदम जो रीजनिंग और समझदारी से दूर हैं, सिर्फ इजराइल के गिरने को रफ्तार दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हलेवी ने वेडनेसडे को कहा था कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इजरायली फौज के पास दूर और नजदीक के मुल्कों में हमला करने की सलाहियत है। उन्होंने आगे दावा किया था कि इजरायली फौज अगले कुछ बरसों में ईरान पर एहतियाती हमले के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाएगी और इस तरह के हमले जोग्राफियाई दूरी के बावजूद जबरदस्त होंगे। ईरान की फौज के सरबराह ने इजराइल की फौजी धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि इजराइल किसी भी दुश्मनी भरे हमले पर ईरान की जवाबी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पिछले साल 22 दिसंबर को ईरान के सीनियर फौजी कमांडरों के साथ एक मीटिंग में मूसवी ने कहा था कि ईरान दुश्मन की सभी चालों पर बारीकी से और लगातार निगरानी कर रहा है और उनकी फौज अचानक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी मुल्क को करारा जवाब देंगे जहां से भी ईरान की सिक्योरिटी और उसके इंटरेस्ट के खिलाफ हमला हो सकता है या इजराइल को मदद दी जा सकती है। इसी दरमियान हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सरबराह शेख नबील कौक ने कल साउथ लेबनान में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी नेशन और रेजिस्टेंस का बचाव करने वाले ऑपरेशन की अगली लाइन में है और बेशक ये आखिर तक इसी रास्ते पर टिका रहेगा। कोई भी खतरा हमारे पुख्ता इरादे को कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनी नमाजियों के खिलाफ इजराइल के नाकाबिले बर्दाश्त मुसलसल हमलों की भी मजम्मत की। शेख नबील कौक ने कहा कि हर बाइज्जत मुसलमान को मस्जिद अल अक्सा को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो करना चाहिए। ये एक मॉरल और मजहबी जिम्मेदारी है और हमें इसे पूरा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कौक ने आगे कहा कि रेजिस्टेंस के जरिए बनाए गए डायनामिक्स की वजह से 1984 के बाद इस वक्त दुश्मन इजराइल के सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। हिजबुल्लाह के जिम्मेदार ने आगे कहा कि इजरायली हुकूमत अंदर और बाहर सभी मोर्चों से
आग से घिरी हुई है। हिजबुल्लाह के जरिए बनाए गए हालात ने लेबनान के साथ जंग के बारे में सोचने से पहले इजरायली सरकार को 1000 बार सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए यह फख्र की बात है कि दुश्मन के कमांडरों ने कबूल किया है कि उनकी फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के समीकरणों में फंस गई है। फ्राइडे को बोलते हुए इजराइल के साबिक डिफेंस मिनिस्टर एविगडोर लिबरमैन ने कबूल किया था कि इजराइल का हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह के खिलाफ रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके अलावा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी 2 दिन पहले कहा था कि वो वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम और लेबनान के हालात के साथ हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग में नहीं जा सकते। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने बैरूत में मुलाकात की है और इजराइल मुखालिफ कार्रवाई को तेज करने का फैसला किया है। हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स ने रॉकेट हमलों और टेररिस्ट हमलों के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस की धुरी पर चर्चा की है। फ्राइडे को 2 खतरनाक टेररिस्ट हमलों के अलावा पिछले हफ्ते साउथ लेबनान और गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ रॉकेट दागे गए थे। इन हमलों के लिए इजराइल ने हमास पर इल्जाम लगाया है। सीरिया की तरफ से भी रात भर इजराइल की तरफ 6 रॉकेट दागे गए। रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह और हानिये ने रेजिस्टेंस की धुरी की तैयारी पर बातचीत की है। आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस की धुरी लेबनानी, फिलिस्तीनी, सीरियाई और दूसरे ईरान सपोर्ट वाले ग्रुप्स को मिलाकर कहा जाता है जो इजराइल के खिलाफ हैं। दोनों ने वेस्ट बैंक और गाजा में रेजिस्टेंस बढ़ाने और यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में होने वाले वाकयात पर भी चर्चा की है। हमास की फौजी शाख के फाउंडिंग कमांडर और ग्रुप के वेस्ट बैंक लीडर साले अल औरी डेलीगेशन के साथ मुलाकात में मौजूद थे। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक पिछले हफ्ते लेबनान से रॉकेट दागे जाने के लिए अल औरी को जिम्मेदार माना जा रहा है। साउथ लेबनान से पिछले थर्सडे को बरसों में सबसे सीरियस हमलों में इजराइल के खिलाफ 34 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से 25 को नॉर्थ इजराइल के ऊपर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोक दिया गया था। इन हमलों में कम से कम 3 लोग जख्मी हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। गाजा पट्टी से भी रॉकेट दागे गए थे। ये रॉकेट हमले मस्जिद अल अक्सा में पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच लगातार 2 रातों हुए टकराव के बाद हुए थे। उधर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इजराइल के जरिए मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर किए गए हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से इजराइल के खिलाफ कुचलने वाली सजा दी जाएगी। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कल संडे को पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत में तकरीर में कहा कि मैं मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा की बेअदबी और उस पाक मकाम पर ज़ायरीन और नमाजियों की गिरफ्तारी और पिटाई और गाजा पट्टी और साउथ लेबनान पर इजराइल के जालिम हमलों की सख्त मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि दहाइयों से ज़ायोनी हुकूमत सभी इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी करके बेरोक टोक क्रिमिनल कातिल मशीन बन गई है। उन्होंने दुनिया भर के सभी मुसलमानों से फिलिस्तीन में अपने बहादुर भाइयों और बहनों की सपोर्ट में इकट्ठा होने और इस साल के रमजान के आखिरी जुमे को कुद्स डे के मौके पर मजबूती से खड़े होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज ज़ायोनी हुकूमत तारीख में अपनी सबसे कमजोर हालत में है और रेजिस्टेंस मोर्चे के दबदबे ने इजराइल को जुल्म के साथ रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम मुल्कों से इजराइल के खिलाफ जॉइंट मोर्चा बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि मुस्लिम मुल्कों को आपसी कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहिए और फिलिस्तीनी लोगों को सपोर्ट करने के लिए इजराइल के खिलाफ एक जॉइंट मोर्चा बनाना चाहिए। रईसी ने कल संडे को अल्जीरियाई प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तब्बोने के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि ईरान और अल्जीरिया के दरमियान इलाकाई और इंटरनेशनल मामलात पर एक जैसी राय है, खास तौर से फिलिस्तीन और इस मुल्क के मजलूम लोगों के हकूक के बारे में। अल्जीरियाई प्रेसिडेंट ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग रमजान के पाक महीने के दौरान इजरायली बर्बर कार्रवाइयों की वजह से मजलूम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम मुल्कों के कोऑपरेशन से फिलिस्तीनी लोगों को इजरायली जुल्म से बचाया जा सकेगा। इससे पहले कल ही इब्राहिम रईसी ने सीरियाई प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ फोन पर बात करते हुए कहा था कि दुनिया के हालात रेजिस्टेंस मोर्चे के हक में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदल रहे हैं। इसी दरमियान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के मेंबर मुल्कों ने मस्जिद अल अक्सा की इजराइल के जरिए की गई बेअदबी और नमाजियों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है। प्रेस टीवी के मुताबिक जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जसीम मोहम्मद अल बुदैवी ने
ने एक बयान में कहा है कि अल अक्सा मस्जिद में इजरायली फौज के जरिए लगातार हमले मुसलमानों के पहले क़िबले और इस्लाम के तीसरे सबसे पाक मुकाम के खिलाफ बेअदबी और हमले का काम है। उन्होंने फिलिस्तीनी इलाकों में पाक मकामात पर लगातार हमलों के खिलाफ वार्निंग दी और स्टेटस को बदलने और नफरत के बीज बोने के खतरनाक नतीजों के लिए तेल अवीव हुकूमत को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। सेक्रेटरी जनरल ने फिलिस्तीनी कॉज के लिए जीसीसी मुल्कों की मजबूत सपोर्ट को दोहराया और 1967 के बाद से कब्जे वाले सभी इलाकों पर फिलिस्तीनियों के पूरे हक और पूर्वी अल कुद्स में राजधानी के साथ आजाद फिलिस्तीन मुल्क के कयाम की मांग की। इस सब के बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि अपोजिशन लीडर यायर लैपिड का कहना है कि नेतन्याहू से सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिलने के बाद उन्हें मुल्क के वजूद के बारे में ज्यादा खौफ है। लैपिड ने नेतन्याहू की निकम्मी सरकार की नुक्ताचीनी की और नेतन्याहू से शिद्दत पसंद मिनिस्टर्स पर लगाम लगाने की मांग की है। यायर लैपिड ने कहा है कि वो नेतन्याहू के साथ सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद ज्यादा फिक्रमंद हैं। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से शिद्दत पसंद मिनिस्टर्स पर लगाम लगाने की मांग की है क्योंकि इजराइल कई मोर्चों पर सिक्योरिटी खतरों से जूझ रहा है। लैपिड ने यह भी कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर को टेंपल माउंट की किसी भी जिम्मेदारी से अलग कर दें जहां हाल के दिनों में रमजान और पासओवर के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच भड़काऊ झड़पें हुई हैं। उन्होंने बेन गवीर के बारे में कहा कि हमारे पास एक टिकटॉक जोकर नहीं हो सकता है जिसने पुलिस और फोर्सेस का भरोसा खो दिया है। इस सब के दरमियान खबर है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने के लिए कल सऊदी अरब का एक टेक्निकल डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है। चीन के जरिए कराए गए एग्रीमेंट के मुताबिक सऊदी अरब तेहरान में एम्बेसी और मशहद में अपना कॉन्सुलेट खोलेगा। इसी तरह ईरान की एम्बेसी रियाद और कॉन्सुलेट जद्दा में खोलेगा। ईरान का डेलीगेशन भी जल्द ही रियाद पहुंचने वाला है। एक और खबर है कि सऊदी अरब और ओमान के सीनियर अफसरान यमन जंग बंदी कराने के लिए यमन की राजधानी सना में मौजूद हैं। खबर है कि इस बातचीत में यमन के सभी बंदरगाह और एयरपोर्ट खोलने, सरकारी नौकरों की तनख्वाहें अदा किए जाने, यमन के रिकंस्ट्रक्शन, सियासी तब्दीली और हालात को मामूल पर लाने पर तफसील से बात हो रही है। हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात बेहतर होने पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से बेचैनी के इशारे आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में तनाव की वजह ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव को ही बताया जाता था। अगर ये दोनों मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं तो यमन जंग भी खत्म होगी और हथियार बेचने वालों और इलाके के नेचुरल रिसोर्सेज पर डाका डालने वालों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।